नमस्कार, मैं हूं सचिन मेवाड़ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन पर ये संपूर्ण क्लास है और ये जो टॉपिक है वो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में काम आएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता हर टॉपिक, हर सिलेबस और हर एग्ज़ाम का पार्ट होती है। ऐसा कोई शायद ही एग्ज़ाम हो जिसमें वैदिक सभ्यता नहीं आती है। तो हम इसको नोट्स के माध्यम से समझेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकें। देखिए, सबसे पहले वैदिक सभ्यता है, इसके कालखंड को लेके बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरी जो है वो प्रस्तुत की है, लेकिन सर्वमान्य थ्योरी ये है कि 1500 बीसी से लेके और 600 बीसी इसका टाइम पीरियड है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसकी अवधारणा में हम लोग इसका परिचय देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, निर्माता देखेंगे और विस्तार देखेंगे, और हम इसका कार्यक्रम जो है वो देखने वाले हैं। इसके बाद इसका विभाजन 2 भागों में हुआ था, वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। दोनों की काल अवधि अलग अलग है। पूर्व वैदिक जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक है, सामाजिक है और आर्थिक है, ये स्थिति समझेंगे। और इसके बाद इसको जो जानने के जो स्रोत हैं उनको हम रीड करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो थी क्या, और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि एक जागरूक जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके परिचय और स्वरूप की। तो परिचय और स्वरूप में देखिए, जो आर्य शब्द है, क्योंकि आर्य से ही जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसका आरंभ जो है वो माना जाता है, आर्यों के आगमन से इसका आरंभ माना जाता है। तो जो आर्य शब्द है ये कोई जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। तो यानी कि उस समय जो बौद्धिक प्रतिभा के जो संपन्न श्रेष्ठ जो लोग थे, यानी कि एक प्रकार से आप मान लीजिए समाज का जो कुलीन वर्ग उस समय था, सबसे श्रेष्ठ वर्ग जो उस समय था, उसको आर्य बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर 1500 से लेकर 600 बीसी के मध्य यह सभ्यता जो है वो पनपी थी, और इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। तो आप लोगों को मालूम है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सभ्यता आई थी। वैदिक सभ्यता प्राचीन नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, यानी कि सैंधव सभ्यता से प्राचीन नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जो वैदिक लोग थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर वैदिक सभ्यता को खड़ा कर दिया। तो आर्यों को क्या माना जाता है? आर्यों को जनक माना जाता है, किसका? आर्य सभ्यता का। ठीक है। और ये ही जो आर्य जो थे वो हिंदू सभ्यता के भी जनक थे। जो हिंदू धर्म जो है वो आर्यों ने आकर खड़ा किया। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो आर्य लोग हैं उनको दास नहीं बनाया जा सकता। तो फिर दास किसको बनाया जा सकता था? आप लोग दास शब्द से सीधा मतलब लगाया करो, जो गुलाम होता है एक प्रकार से, यानी कि सभी प्रकार के काम करता है। जो मुगल आक्रमणकारी थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, वो गुलाम बनाया करते थे, और जो आर्य लोग थे वो दास बनाया करते थे। शब्दों का फर्क है, काम समान है। वैदिक साहित्य। अब देखिए वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए वेद वैदिक साहित्य का पार्ट होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो वैदिक साहित्य का पार्ट होते हैं, आरण्यक इसका पार्ट है, और उपनिषद इसका पार्ट है, उपनिषद वेदांत। ठीक है। तो ये बात पूछ लिया जाता है कई बार कि वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। तो 4 चीज़ें आती हैं, वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद, और कोष्टक में इनकी वेदांत और एक ही हैं, इनको डिवाइड मत कर लेना, अलग मत मान लेना। अब बात करते हैं सूत्र साहित्य की। तो सूत्र साहित्य जो है, यानी कि ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, पर वैदिक साहित्य को समझने के लिए जरूरी है सूत्र साहित्य में प्रमुख रूप से वेदांग आते हैं, यानी कि वैदिक साहित्य जो है उसको समझने के लिए सूत्र साहित्य जो है वो बनाए गए, लिखे गए। चलिए अब देखिए इसमें बात करें तो हम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी, ए न्यू अप्रोच टू द वेदाज, में वेदों को सिद्धों की वाणी कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि वेदों को सिद्धों की वाणी जो है वो किस में कहा गया? तो ए न्यू अप्रोच टू द वेदाज में कहा गया। और ये जो पुस्तक है वो किसकी है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसको लिखा है। देखिए अनुक्रमणी ग्रंथ। अब ये क्या होते हैं अनुक्रमणी ग्रंथ?
तो वैदिक साहित्य में अशुद्धियाँ रोकने हेतु इन्हें लिखा गया था। शौनक ने ऋग्वेद की शुद्धता के लिए 10 अनुक्रमणी ग्रंथ लिखे थे। याद रखना है किसने, शौनक ने ये जो ग्रंथ हैं वो लिखे थे। कितने, 10 अनुक्रमणी ग्रंथ जो हैं वो लिखे थे। तो शौनक ने बृहदेवता ऋग्वैदिक आख्यानों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। कात्यायन का एक ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर्वानुक्रमणी ग्रंथ। और अर्थवेद पर लिखा हुआ है वर्णानुक्रमणी। ये जो ग्रंथ है ये अर्थवेद पर है, और सर्वानुक्रमणी जो ग्रंथ है वो कात्यायन के द्वारा लिखित है। अब देखिए भाष्यकार आते हैं इतिहास में कि भाष्यकार कौन थे। आता ना कि इसका भाष्यकार कौन है, तो भाष्यकार एक प्रकार से होता है उसका व्याख्या करने वाला, यानी कि जो इसके श्लोक हैं उसकी लिखित जो भाषा है उसको व्याख्या करके, स्पष्ट करके और सही और सरल भाषा में लिखने वाले जो हैं वो व्याख्याकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है, तो स्कंद स्वामी। इन्होंने 625 ईस्वी में लिखा था। ये बल्लवी गुजरात के थे। और 2 लोग और थे, नारायण और उद्गीत। इन्होंने इनका क्या किया था, सहयोग किया था। और शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार जो हैं वो कौन थे, हरिस्वामी थे। ठीक है। और संपूर्ण ऋग्वेद के जो भाष्यकार थे, यानी कि पूरा जो ऋग्वेद है, क्योंकि स्कंद स्वामी पूरे ऋग्वेद को व्याख्या नहीं कर पाए थे। उसके बाद नारायण स्वामी और उद्गीत ने इनका बाद में इसको पूरा किया था। लेकिन संपूर्ण ऋग्वेद के भाष्यकार जो है वो वेंकट माधव ने किया था। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो हरिस्वामी दिख रहे हैं, ये हरिस्वामी जो थे ये चेले थे किसके, स्कंद स्वामी के। और अर्थवेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है, सायड। ठीक है। किसको माना जाता है, सायड को माना जाता है। तो सायड ने ही अर्थवेद का भाष्य किया था। विस्तार जो है कहाँ तक था वैदिक सिविलाइजेशन का, तो अफगानिस्तान तक था, इधर पाकिस्तान तक था, इधर पंजाब, हरियाणा और यमुना नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें था। देखो एक चीज़ आप लोगों को ये मैप के माध्यम से समझनी होगी। मैं एक कच्चा मैप आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ कि ये जो मैप है, ठीक है, ठीक, 1 मिनट रुकिए। तो ये एक प्रकार से हमारा मैप उस समय का, ठीक है, आज का नहीं, उस समय के भारत का आप एक मैप ले लीजिए। ठीक, 1 मिनट रुको। ये ठीक, ये उस समय के अब भारत का एक मैप ले लीजिए मोटा मोटा। तो उस समय जो हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ तक फैली हुई थी, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये, तो ये वाला जो भाग है इसमें वैदिक सिविलाइजेशन फैली हुई थी। वैदिक सिविलाइजेशन दक्षिण में नहीं फैली थी। ठीक है। ये जो उड़ीसा और ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन नहीं फैली थी, केवल प्रारंभ में यहाँ फैली थी। और खास करके जो पंजाब वाला पार्ट है, ये पंजाब वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये वैदिक सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इसलिए अगर हम जो इसकी विस्तार की बात करते हैं, किसकी विस्तार की बात करते हैं, तो इसमें अफगानिस्तान आता है, इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें सिंध आता है, इसमें यमुना नदी आती है, यमुना नदी का क्षेत्र आता है। तो इस क्षेत्र में ये विस्तृत था। ठीक। राजस्थान का जो इलाका है इसके निचले हिस्सों में ये विस्तृत नहीं थी। ठीक। चलिए अब देखिए बात करते हैं आर्य अनार्य संघर्ष की। देखिए मैं अगर अनार्य शब्द का इस्तेमाल करूं, ठीक है, जब भी अनार्य शब्द आए तो आप लोग मान लीजिए कि ये जो उस समय के जो लोग थे, जहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ की जो जनजातियाँ थीं, खास करके जो जाट थे, खास करके जो गुर्जर थे, खास करके जो मीणा समुदाय था, खास करके जो और बहुत सारी जो ओबीसी जातियाँ थीं, एससी एसटी जातियाँ थीं, तो इनके लिए ये जो शब्द है अनार्य ये यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है। ऐसे मान लीजिए मौर्य, मान लीजिए ये बहुत सारी जो कुमार जातियाँ हैं, गरासियाँ हैं, भील हैं, तो मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो कोई इस इंतजार में ना रहे सर हमारी जाति का नाम नहीं आया, तो समझ लेना आप। ठीक है। तो ये जो SC ST OBC जातियाँ थी, तो इन और इनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है। जब आर्य आए तो ये तो पहले से ही यहाँ पे थे, ये तो पहले से ही यहाँ पे इन क्षेत्रों में बैठे हुए थे। तो जैसे ये लोग आए तो इन्होंने इनका विरोध किया कि भाई तुम कौन हो। लेकिन ये जब भारत आए तो इनका मूल निवासियों के साथ क्या होता है, संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में अनार्य हार जाते हैं। अनार्य क्यों हार जाते हैं, कारण क्या है, यहाँ के जो मूल निवासी थे वो युद्ध में क्यों हार जाते हैं,
क्योंकि इन्होंने पहले कभी युद्ध लड़े ही नहीं। ठीक, अनार्य जो जातियाँ थी वो शांति प्रिय जातियाँ थी, इन्होंने युद्ध लड़ाई झगड़ों से इनका कोई लेना देना नहीं था। भारत के हिस्सों में खेती करते, जितनी करते कम करते, लेकिन अपने क्षेत्रों में ही क्या है ये रहा करते थे। दूसरे क्षेत्रों में इनके आक्रमण करने या जाने की कोई संभावना थी नहीं, और ये भी उम्मीद नहीं करते थे कि कोई बाहर से यहाँ पर आए। लेकिन हुआ क्या, जब ये आए तो आने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो अनार्य जातियाँ थीं उनके साथ युद्ध किया और उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया, बहुत आसानी से कर दिया। इन्हें कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, खास करके जो सिंध और पंजाब के इलाके हैं इनमें। ठीक है, क्योंकि एंट्री कहाँ से होगी, एंट्री तो यहीं से होगी ना, जो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से एंट्री होगी। ठीक है, चलिए अब जब इन्होंने इस कारण इस संघर्ष को आर्य अनार्य नाम दिया जाता है, आर्य और अनार्य नाम दिया जाता है। तो ऋग्वेद अनेक स्थानों पर अनार्य जातियों को, अनार्य जो जातियाँ हैं उनको अज कहता है, पिशाच कहता है, यज्ञ कहता है, सुख कहता है, किकट कहता है, ये सारी बातें जो है वो बोलता है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कभी राक्षस शब्द का इस्तेमाल आता है, ठीक है, हम लोग धार्मिक किताबों में देखते हैं, धार्मिक नाटकों में देखते हैं, या धार्मिक कोई कार्यक्रम आता है उसमें देखते हैं कि किसी को पिशाच बताया जाता है, अज बताया जाता है, यक्ष बताया जाता है, सुख, कीकट, ऐसे जो कहा जाता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब और कहीं के लोगों के लिए हैं, मतलब दूसरे लोगों के लिए हैं। यहाँ तक हम ये मान लेते हैं कि ये सारी बातें तो श्रीलंका के लोगों के लिए हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी लोग हैं हमारे जो यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं। ठीक है, भारत के अंदर जो रहने वाली कम्युनिटी है, जिनमें SC आती है, ST आती है और OBC आती है, तो इन ये जो अब तो क्या है, इनकी जातियों का डिवाइडेशन ऐसे किया गया है, लेकिन पहले इन पूरा समूह जो उस समय भारत में रह रहा था, उन सब के लिए ये सारे शब्द प्रयोग में लिए गए थे। बहुत सारे बच्चे, खास करके जब हम BA में पढ़ते थे हम खुद, तब भी हम यही सोचते थे कि पिशाच शब्द जो है वो तो राक्षसों के लिए या और कोई के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो हमारे भारत के जो रहने वाले लोग थे आर्यों से पहले, उनके लिए प्रयोग में लाए गए। चलिए अब देखिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो आर्य अनार्य संघर्ष में जीत गए, तत्पश्चात आर्यों ने अनार्य को अपने अधीन कर यहाँ के मूल निवासियों को दास बना लिया। तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में दास दस्यु के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनको मतलब क्या कहा गया है वो आप लोग यहाँ देखिए। तो अनासा कहा गया है। ठीक है, अनासा का मतलब क्या होता है, जिसकी नाक जो है वो चपटी होती है उसको अनासा कहा जाता है। इसके अलावा मृदबाग कहा गया है, इनकी निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं ना, कोई मतलब अछूत बोल देते हैं किसी को, या किसी को कुछ बोल देते हैं ताकि उसको महसूस हो कि वो छोटा है। ठीक है, आप लोग देखते हैं ना, आप लोग पांडवों को देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि जब वो उनको मालूम चलता है कि कर्ण छोटी जाति का है तो उसको बोलते हैं सूत पुत्र। ठीक है, ऐसे करके उसको हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी ही भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अदेवे, ठीक है, अदेवे मतलब देवताओं को ना समझने वाले। अन्य व्रते मतलब विवेक अंतर कार्य करने वाले। अकर्मण, कर्महीन, जो मतलब ठाले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। इसके अलावा सीसन देवा, ठीक, इसका अर्थ होता है लिंग पूजा। आगे देखिए, अब्राह्मण, धार्मिक परंपराओं में अविश्वास करने वाले। अयज्ञवन, यज्ञ ना करने वाले। देव अवयु, यानी कि हमारे जो देवता हैं उनको अपवित्र करने वाले। तो जब आर्य आए थे तो आर्य इतने नहीं आए थे कि कोई 2-4 लाख आर्य आए हों। ठीक है, एक सीमित मात्रा में आए थे, लेकिन उन्होंने ये सारे शब्द जो प्रयोग किए हैं वो सारे के सारे शब्द यहाँ की जो आम जनता थी, ठीक है, यहाँ की जो आम जनता रह रही थी उनके लिए प्रयोग किया है, ना कि क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो तो पूरे भारत में फैली ही नहीं थी। तो आप लोग ये तो मानना बंद कर दीजिए कि इन शब्दों का प्रयोग जो है वो कहीं और दूसरे देश के लोगों के लिए किया गया होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो जनता है वो इन क्षेत्रों में रह रही थी, ये वाले जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में जो जनता रह रही थी, ये सारे के सारे शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। ठीक है, अनासा, देवयु, राक्षस, तो ये जो जनता है, ठीक है, खास करके पंजाब, सिंध, यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, और इस जनता के लिए सारे के सारे शब्द जो हैं वो प्रयोग में लाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आर्य जीत क्यों गए? अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि वो बाहर से आए थे, कम आए थे, लेकिन जीत कैसे गए?
देखिए आर्य जो है वो किलों से क्या है परिचित थे, किलों की जो पद्धति है उससे परिचित थे। इसका अलावा एक आर्य घोड़े व रथ के सारे लड़ते थे। देखते ना आप लोग, इनके पास रथ थे, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो इससे इतने परिचित जो हैं वो घोड़ों से नहीं थे, क्योंकि जो घोड़ा है वो भारतीय कहते हैं ना कि भारतीय क्षेत्र का इतना प्रिय जो जानवर है वो नहीं रहा। मतलब भारत के जो मूल निवासी हैं इन्होंने इसका इतना प्रयोग नहीं किया। तो जो आर्य थे इनके पास क्या था, इनके पास घोड़े थे और रथ थे। इसके अलावा आर्य जो है वो तीर, तलवार, भाले, शिरोमणि, आप लोग देखते हैं ना जो राजा होते हैं वो सर पे ऐसा जो मुकुट है वो पहनते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो सर का बचाव जो है वो कर लेता है। तो भारत के लोगों के अब मैं कहूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पास इस प्रकार के संसाधन जो है वो नहीं थे। तो आर्यों ने अपनी सेनाओं को कई भागों में बांट रखा था, यानी कि इनके युद्ध लड़ने की पद्धति भी अलग थी। मान लीजिए अब यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो ऐसे कबीलों में डिवाइड हैं, वो एक साथ लड़ते थे लाठी डंडों से, खासकर कोई तलवार तो शायद ही चलाना जानता हो। लेकिन आर्य जो है वो अपनी सेना को सामने से भी लाते थे, ठीक है, इधर से भी आक्रमण कराते थे, एक सेना इधर से भी आक्रमण करती थी। ये क्या है, सेना को, जो सेना है उसको टुकड़ों में बांट के आक्रमण करते थे ताकि घेर कर मारा जा सके। चलिए आगे देखते हैं। जो युद्ध हुआ था, इनका प्राथमिक युद्ध हुआ था हरियूपिया का युद्ध। इसमें अनार्य जो है वो आसानी से हार गए, कोई बड़ी मशक्कत इनको हराने में नहीं करनी पड़ी। अब देखिए आर्य संघर्ष। अब जब आर्य यहाँ पे आ गए, इन्होंने यहाँ पे आके अपने डेयरी और जो सिस्टम है वो जमा लिया, तो खास करके सिंध और पंजाब का जो इलाका है यहाँ पे ये लोग रहने लग गए। तो इन्हीं में आपस में संघर्ष जो है वो खड़ा हो गया। ठीक, कैसे संघर्ष खड़ा हो गया, अनार्यों को पराजित करने के बाद आर्य जो है इनके क्षेत्र यानी कि सप्त सिंध प्रदेश जो है उसमें रहने लग गए। तत्पश्चात आर्यों में आपस में संघर्ष हुआ। ऋग्वेद के सप्त मंडल में उल्लेखित है कौन सा युद्ध, दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध में इसका क्या मिलता है, एक महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो मिलती है। अच्छा, आप लोग कहोगे सर दशराज युद्ध कौन सा था। तो देखिए दशराज युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी जो है वो किसको कहते हैं, रावी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब किन किन के बीच में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो त्रिशु कबीले यानी कि भरतजन के शासक सुदास ने प्रधान जो पुरोहित है उसके पद से विश्वामित्र को वंचित कर दिया। विश्वामित्र उसका पुरोहित था, उसने किसी कारण से विश्वामित्र को हटा दिया और उसकी जगह पे वशिष्ठ को नियुक्त किया, ठीक है। किसको नियुक्त किया, वशिष्ठ को नियुक्त किया। तो वशिष्ठ इससे क्या है, नाराज हो गया और वो दूसरे कबीले के पास चला गया, ठीक। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लड़ाई जो थी वो पानी को लेकर थी, पानी के नदी के बहाव को लेकर थी। तो युद्ध का जो परिणाम है वो क्या हुआ, तो विश्वामित्र जो है वो पुरुजन के पास चला जाता है और पुरुजन का नेतृत्व जो है वो पुरुस्वा कर रहा था, जिसका साथ विश्वामित्र ने दिया। लेकिन पुरुस्वा के साथ कुछ लोकल कबीले भी थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ के आके लोगों को अपना दास बनाया था। यहाँ के लोग जो थे वो दोनों कबीलों के साथ थे। तो इनके साथ अलिन, पक्के, कुछ कबीलों के नाम मैं बता रहा हूँ, अलिन, पक्के, बल्लानस, शिव, विषाणिन, अनु, द्रव्यु, पुरु, तुर्वशु, अज, सिप्र और यज्ञ। देखिए ये जो अंतिम 3 कबीले हैं ये अनार्य थे, यानी कि ये जो थे यहाँ के मूल निवासियों के थे, यहाँ की आम जनता के कबीले थे। और इधर जो है दूसरी तरफ त्रिशु कबीला था जिसको हम भरतजन कबीला बोलते हैं। इसका शासक कौन था, सुदास था। और इसकी तरफ जो है वो वशिष्ठ थे और संजय कबीला जो था वो थे। तो इधर तो 10 कबीले हो गए और इधर ये लोग हो गए। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष था, यानी कि ये जो लड़ाई थी इस लड़ाई को हम कहते हैं आर्य वर्सेज आर्यों की लड़ाई, ठीक है। आर्य वर्सेज आर्यों की लड़ाई, ठीक है। यानी कि यहाँ की लोकल जनता की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई आर्य वर्सेज आर्य की थी साम्राज्य को लेकर, ठीक है। कहते हैं कि ये लड़ाई विश्वामित्र ने करवा दी अपने पद को लेकर। जैसे चाणक्य को दरबार से भगा दिया था तो उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए संघर्ष करवाया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसके बारे में कहा जाता है कि विश्वामित्र को जब भगा दिया गया तो उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों कबीलों में युद्ध करवा दिया। लेकिन विश्वामित्र ने जिस कबीले का पक्ष लिया वही कबीला हार गया
और इसमें कौन जीत जाता है, इसमें सुदास जीत जाता है। ठीक है, भरत जन कबीला जो है वो युद्ध जीत जाता है। तो इस युद्ध में पुरुजन पराजित हुआ, और पुरुजन पराजित नहीं हुआ बल्कि वो युद्ध स्थल पर ही मारा गया। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार भरतजन कबीला जो है वो उसका विस्तार होता है और भारत में एक ही कबीला बसता है, भरतजन। तो आप लोगों ने सुन लिया, भरतजन कबीला, और इसी से ही बताते हैं कि इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक, आर्यों की लड़ाई हुई, आर्यों की लड़ाई में दो आर्यों के कबीलों की लड़ाई हुई, उसमें दोनों तरफ से ही अनार्य थे। इस एक तरफ अज सिप्र और यज्ञ थे, ठीक, और एक तरफ और थे, दोनों तरफ से अनार्य लड़ रहे थे। यहाँ की लोकल जनता जो है वो युद्ध में शामिल थी। आगे चलिए देखते हैं आर्यों का विस्तार। देखिए उत्तर पूर्व से एक मिनट रुकिए, ठीक है, आर्यों का जो विस्तार है ये जो है वो हम कल यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो बनाने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो जो है वो बनाने चाहिए ताकि आप लोग उसको अच्छे से लिख और समझ सको। तो हम इससे आगे का जो है आर्यों का विस्तार, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये नोट्स मैंने स्वयं लिखे हैं, मेरे स्वयं के हस्त लिखित हैं और इनमें विशेष सावधानी बरती गई है और मूल किताबों को आधार बना के इनको लिखा गया है। आप लोग इनको किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आप इनको अपना आधार बना सकते हैं, किताब से विमुख होकर कि इन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। 100% आपको यहाँ से को प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जैसे इतिहास का UGC का नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, और तो फिर आप समझ ही सकते हो सारे एग्जाम में वैदिक सभ्यता आती है। तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी और मित्र के साथ भी आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।